10 मई 1857 को मेरठ से एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते उसने दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी मतलब पूरे मध्य भारत में आग का रूप ले लिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक ऐसा विद्रोह था जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस क्रांति के कुछ अनछुए पहलुओं को समझना जरूरी है, इसके कारण, मुख्य चेहरे और भारत पर इसके प्रभाव को देखना। कंपनी की दमनकारी नीतियों ने विद्रोह का बीज असल में कैसे बोया, इसे परत दर परत समझना होगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में कंपनी लगातार अपनी हुकूमत का विस्तार कर रही थी। विस्तारवाद की नीति का एक बड़ा हथियार था व्यपगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। इसके अनुसार जिन राज्यों का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, वे अपने शासन का अधिकार खो देते थे और उनकी सत्ता सीधे कंपनी के हाथ में चली जाती थी। सतारा, जयपुर, संभलपुर, उदयपुर और झांसी जैसे कई राज्य इसी नीति के शिकार बने। झांसी का नाम सबसे प्रमुखता से आता है, लेकिन गुस्सा सिर्फ उन राजाओं में नहीं था जिन्होंने अपनी रियासतें खोई। कंपनी ने यह भी तय कर दिया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनके बाद उनके वंशजों को सिर्फ राजकुमारों की उपाधि मिलेगी। इससे सत्ता के प्रतीक पर भी चोट लगी, जिसे बहुत से भारतीय अपना मानते थे। यह राजनीतिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक चोट भी थी। फिर वह चिंगारी भड़की जिसने सारे असंतोष को एक साथ जोड़ दिया, सिपाही विद्रोह। उस समय सेना में नई एनफील्ड राइफलें लाई गई थीं, जिनके कारतूस मुंह से खोलने पड़ते थे। सैनिकों के बीच यह बात फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को तीव्र चोट लगी। यह एक बड़ी रणनीतिक भूल थी कंपनी की। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत सैनिकों के बीच पनप रहे गुस्से का प्रतीक बन गई। इसके बाद मेरठ की छावनी से सिपाहियों ने खुला विद्रोह किया, दिल्ली की ओर कूच किया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना मुखिया चुन लिया। इस कदम ने सैनिक विद्रोह को व्यापक बगावत का रूप दिया और उसे राजनीतिक चेहरा मिला। विद्रोह की कमान अलग अलग हिस्सों में क्षेत्रीय प्रमुखों ने संभाली। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। कानपुर में नाना साहिब ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, जिससे अंग्रेजी सेना को भारी नुकसान हुआ। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया और कुछ समय तक शहर को अंग्रेजों की पहुंच से दूर रखा। हालांकि अंग्रेजों की संगठित सेना और बेहतर हथियारों के सामने यह विद्रोह धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और उन्होंने एक एक कर इन सभी केंद्रों पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो गया। इस विद्रोह की गूंज ब्रिटिश संसद तक सुनाई दी। सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई। इसके साथ ही कई प्रशासनिक बदलाव हुए। भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश राज का सीधा प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत सचिव बनाया गया और उसकी सहायता के लिए इंडिया काउंसिल का गठन हुआ। भारत पर पकड़ मजबूत कर दी गई। कुछ नीतियां बदली गईं ताकि देशवासियों का भरोसा जीता जा सके। वादा किया गया कि भारतवासियों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। व्यपगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और राजाओं को दत्तक पुत्रों को अपनी रियासत सौंपने की छूट दी गई। अंग्रेजों ने सेना में बदलाव किया, भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाई ताकि भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह न हो। 1857 की क्रांति ने भारत में कंपनी राज्य का अंत कर ब्रिटिश राज्य की शुरुआत की। क्रांति की ज्वाला ठंडी जरूर हुई थी, लेकिन बुझी नहीं थी। इसने देशवासियों के बीच मातृभूमि के प्रति प्रेम की ऐसी मशाल जलाई जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनी।
भारतीय अब अंग्रेजों को उनकी ही बोली में जवाब देने को तैयार हो रहे थे। स्रोत के अनुसार यह विद्रोह मात्र असफलता नहीं था, यह वह पहला आवश्यक कदम था जिसने दबाए जाने के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई के स्वरूप को मौलिक रूप से बदल दिया।